हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक से जुड़ी हुई होगी। आज का टॉपिक खासकर उन छात्रों के लिए है जो आने वाले समय में दरअसल 2025 में बोर्ड की परीक्षा देंगे और बोर्ड की परीक्षा भी विशेषकर कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 के वे छात्र जो यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं और यूपी बोर्ड की परीक्षा वो 2025 में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। चूँकि कक्षा 10 के जो बच्चे होते हैं वो पहली बार बोर्ड परीक्षा देने के लिए अपने एक विद्यालय से किसी अन्य विद्यालय में जहां उनका परीक्षा का केंद्र अर्थात सेंटर जाता है, उस केंद्र पर अपनी परीक्षा देने के लिए जाते हैं। तो छात्र जब पहली बार बोर्ड परीक्षा देने जाता है उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे हेजिटेशन जो है दिमाग में भरे रहते हैं कि बोर्ड परीक्षा किस प्रकार से होगी, मेरा पेपर किस तरह से जाएगा, मुझसे कोई गलतियां तो नहीं होंगी, मेरे नंबर कितने आएंगे, टीचर ने जैसे पढ़ाया है उस तरह से ही क्या मुझे वहाँ आंसर देने हैं या उसी तरीके से क्या मुझे जवाब देने हैं। ना जाने कितने सारे सवाल बच्चों के दिमाग में रहते हैं। जो बच्चा कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा देकर जब वो दोबारा से कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा देने जाता है तो बहुत सारे सवाल के जवाब उसको पहले से ही मिल जाते हैं, क्योंकि वो एक बार बोर्ड परीक्षा दे चुका होता है। लेकिन बोर्ड परीक्षा जो बच्चा पहली बार देने जा रहा है उसके मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का डर अवश्य बना रहता है। इस डर को दूर करने के लिए मेरे द्वारा पहले भी प्रयास किया जा चुका है और इस तरह की वीडियो मैंने अपने चैनल पर बच्चों के साथ पहले भी साझा की है। तो वो छात्र जो 2025 में बोर्ड परीक्षा देने के लिए जाएंगे, उन सभी बच्चों की कुछ परेशानियों को हल करने में मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अब चूंकि सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कोई ना कोई परिवर्तन कर दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई ना कोई परिवर्तन कर दिया जाता है और वो परिवर्तन की जानकारी यदि विद्यालय के अध्यापक समय रहते बच्चों को देते हैं तो बच्चों को उनकी जानकारी पहले से ही पता होती है। अधिकांश जो अध्यापक हैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाते वक्त वो बच्चों को इस विषय में समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। चाहे वो अध्यापक ट्यूशन पढ़ाता है, चाहे वो अध्यापक विद्यालय में पढ़ाता है, समय समय पर सभी अध्यापक अपने अपने छात्रों को सरकार के द्वारा बदले हुए नियम कानूनों की जानकारी देता है। लेकिन कुछ छात्र उस जानकारी से या तो वंचित रह जाते हैं या तो उन छात्रों तक वो जानकारी पहुंच नहीं पाती या बच्चे उस जानकारी को अच्छे से समझ नहीं पाते। तो आज की जो मेरी पहल है वो कक्षा 10 की परीक्षा में OMR शीट को लेकर है। OMR शीट परीक्षा में बच्चों को परीक्षा देते समय मिलती है और वो शीट जिस पर हमें पेपर में आए हुए बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या MCQ कहते हैं, उनके आंसर हमें उस OMR शीट पर भरने होते हैं। तो 2023 में सरकार के द्वारा पहली बार OMR शीट का प्रयोग कराया गया था। तो 2023 में भी बच्चों ने OMR शीट का प्रयोग किया। 2024 की जो परीक्षा हुई उसमें भी OMR शीट का प्रयोग किया और अब आगामी जो परीक्षा आ रही है बच्चों की 2025 में, उसमें भी बच्चों को OMR शीट मिलने वाली है। तो जो बच्चे एक बार OMR शीट भर चुके हैं उनको तो इस संबंध में प्रॉपर जानकारी है, लेकिन जो बच्चे अब पहली बार परीक्षा देने के लिए जाएंगे उन्हें OMR शीट की जानकारी होनी चाहिए। वैसे अधिकांश विद्यालय अपने विद्यालय में जो अपनी खुद की परीक्षाएं होती हैं, जो स्कूली स्तर पर परीक्षाएं होती हैं छात्रों की, उसमें बहुत सारे विद्यालय अपने यहाँ OMR शीट का प्रयोग कराते हैं, जिससे छात्रों को पहले से जानकारी हो कि हमें OMR शीट कैसे भरनी है। लेकिन फिर भी मेरे द्वारा जो छोटा सा प्रयास किया जाएगा जिसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि बच्चों को ये पता लग सके कि बोर्ड की परीक्षाओं में OMR शीट को कैसे भरा जाता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी चले, परंतु इसमें बताई जाने वाली जानकारी आप सब लोगों को पूरी तरह से समझनी है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं।
मैं पहले ये तो पहले से मैंने बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ टॉपिक्स, कुछ शब्दों को मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इनको बारी बारी से समझाऊंगा। परंतु उससे पहले मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा कि बच्चों की जो कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा है, जो कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा है, उस परीक्षा में लगभग एक छात्र टोटल 6 परीक्षा देता है। वो 6 परीक्षा जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ड्राइंग या ड्राइंग के स्थान पर कंप्यूटर, कुछ छात्र मैथ के स्थान पर होम साइंस ले लेते हैं, परंतु कुल जो परीक्षाएं हैं वो 6 परीक्षाएं हैं। और प्रत्येक परीक्षाओं का जो स्तर है, जो परीक्षाओं में जो नंबर का स्तर है कि प्रत्येक परीक्षा कितने नंबर की होगी, प्रत्येक परीक्षा 100 नंबर की होगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक परीक्षा कितने नंबर की होगी, 100 नंबर की होगी। और इस 100 नंबर में, इस 100 नंबर को 2 भागों में विभाजित किया गया, 30 और 70, 30% और 70%। तो 100 नंबर की परीक्षाओं में 30 नंबर का इन छात्रों का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। और 70 नंबर की जो परीक्षा है वो छात्र बोर्ड परीक्षा में जाकर वहां पर पेपर को अटेम्प्ट करता है, और ये 70 नंबर की परीक्षा बोर्ड में जाकर देता है, सेंटर पर जाकर देता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 70 नंबर का पेपर होगा। तो ये जो 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल है, ये विद्यालय स्तर पर छात्रों को नंबर मिलते हैं कि स्कूल अपने यहाँ प्रत्येक परीक्षा में प्रैक्टिकल या प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन कराए और उसी के आधार पर छात्रों को नंबर दे। इन छात्राओं को प्रयोगात्मक परीक्षा के साथ साथ छात्र ने अपनी कक्षा में पूरे वर्ष किस तरह का व्यवहार रखा है अपने पढ़ाई के प्रति, विद्यालय के प्रति, बच्चे ने पूरे वर्ष में कितने टेस्ट दिए हैं, कितने दिन वो उपस्थित रहा है, सो उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके आधार पर भी छात्रों को ये जो 30 जो नंबर है उसमें से अंक दिए जाते हैं। तो सभी छात्र इस बात का ध्यान रखें कि ये जो 30 नंबर हैं जो विद्यालय स्तर पर सभी छात्रों को मिलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर खासा ख्याल रखा जाए। प्रयोगात्मक परीक्षाओं को छोड़ना नहीं है। जब भी आपके विद्यालय में प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित की जाए तो उसमें उपस्थित होकर वो सारे जो प्रक्रियाएं जो होती है वहाँ पर, चाहे वो वाइवा हो, मौखिक जो प्रश्न उत्तर टीचर पूछते हैं, और टीचर्स के साथ क्लास में व्यवहार और अपने पूरे वर्ष के व्यवहार पर भी ध्यान देना है। तो ये 30 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है जो छात्रों की परसेंटेज या प्रतिशतता को बढ़ाने में मदद करते हैं। रही बात अभी 70 नंबर की, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा फिर से। अब इस 70 नंबर के पेपर को 2 भागों में विभाजित किया गया। 70 नंबर के पेपर को 2 भागों में विभाजित किया गया, 20 और 50। तो ये जो 20 है, ये 20 नंबर के एमसीक्यू पेपर क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू का मतलब होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो पेपर के अंदर आते हैं वो है। और 50 नंबर का हमारा डिस्क्रिप्टिव जो पेपर आता है, जिसे हम लोग थ्योरी कहते हैं। इस 50 नंबर के पेपर में अति लघु प्रश्न आएंगे, लघु आएंगे, दीर्घ आएंगे। तो ये 50 नंबर के जो क्वेश्चन है उनका आंसर हमें उस आंसर शीट में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखना है। जबकि 20 नंबर के जो एमसीक्यू होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, इसका आंसर कहाँ देना है। तो पहले क्या होता था कि इसका आंसर हम लोग कॉपी पर ही देते थे। जैसे आपको पता होगा कि प्रश्न है पहला, और पहले प्रश्न का जो खंड है ए, है ना, ए खंड है, और ए खंड का आंसर क्या है भैया जी, इसका जो एमसीक्यू का है कि हमारा तो आंसर है बी। तो हमारा बी आंसर है, और बी के सामने लगभग उसके बारे में लिख भी दिया करते थे कि ये ऑप्शन कौन सा है। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। अब कैसा है कि अब इस 20 नंबर के एमसीक्यू को, इस 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को का जो आंसर है वो हमें कहाँ देना है, वो हमें ओएमआर शीट पर देना है। वो हमें कहाँ देना है, वो हमें ओएमआर शीट पर देना है। मैं इसके आगे से एक बार हट जाता हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे बेटा। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में जो मेरे द्वारा जानकारी बताई जा रही है उसको आप ध्यान से सुन रहे होंगे। तो ये जो 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसका आंसर, इसका उत्तर आपको कहाँ देना है, इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है। ये ओएमआर क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले तो मैं ओएमआर की फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पर।
OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, है ना, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। OMR शीट की जो फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। जहां बहुत बड़ी संख्या में छात्र जो है परीक्षाएं देते हैं तो वहां इस प्रकार की जो शीट का उपयोग किया जाता है, जिससे परीक्षार्थियों के द्वारा दिए गए प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो बिल्कुल सटीक चेक हो सके और जल्दी चेक हो सके। दरअसल OMR शीट को कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है और कंप्यूटर उन सभी प्रश्नों के उत्तर को बहुत सटीक तरीके से जांचकर और आपका जो परीक्षा फल है वो दे देता है। तो चलिए बेटा, अब हम लोग OMR शीट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि OMR शीट के अंदर कैसे कैसे हमें उसे भरना है। कैसे भरना है कि जो आपकी OMR शीट होगी उस OMR शीट के राइट साइड में, OMR शीट के राइट साइड में ऊपर की तरफ OMR शीट का क्रम संख्या लिखा होगा। क्रम संख्या का क्या मतलब है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो एक क्रम संख्या कुछ इस तरीके से होगी, या इसके अलावा भी कुछ संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन होगी कम से कम इतने ही अंकों की, ठीक है। पहले वाला छात्र है तो उसको 1 नंबर की शीट दी, उससे पीछे वाला जो छात्र है उसको 2 नंबर की शीट दी, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। इस तरीके से एक रूम में जो 30-35 बच्चे बैठते हैं उन सभी छात्रों को ये शीट नंबर के अकॉर्डिंग मिलती है। और उस नंबर के नीचे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, उस नंबर के नीचे आजकल तो क्या सुविधा हो गई है, बार कोड की सुविधा हो गई है। बार कोड भी लिख कर आने लगा है कि जिससे कंप्यूटर उसको आसानी से स्कैन कर सके। चलिए, तो ये क्रम संख्या है, ये पहले से ही लिखी मिलेगी, इसके बारे में आपको कुछ नहीं करना है, ये पहले से ही प्रिंटेड है। उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है जिला कोड और जिले का नाम। ये मैंने ऑब्लिक लगा के यहाँ पर लिखा हुआ है, जिले का कोड और नाम। वैसे तो ये देखा गया है कि OMR शीट पर ये जिले का कोड और जो जिले का नाम है वो पहले से ही प्रिंट होकर आता है, ठीक है, पहले से ही प्रिंट होकर आता है। लेकिन फिर भी सभी छात्रों को ध्यान देना है कि वो परीक्षा हॉल में जाने के बाद इस चीज को जांच लें कि OMR शीट के ऊपर उनके जिले का कोड लिखा हुआ है और जिले का नाम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है तो आपको भरना होगा, और अगर पहले से लिखा हुआ है तो उसको वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। तो जो जिले का कोड है वो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है 11, और ऑब्लिक लगाकर जिले का नाम मैंने क्या लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध नगर लिखा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, और उन सभी जिलों को UPMSP उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी जिलों को एक एक नंबर अलॉट किया गया है, एक एक नंबर निर्धारित किया गया है उनके लिए। जैसे मैंने कुछ उदाहरण के तौर पर लिखे हैं कि जो आगरा है उसके लिए 1 नंबर निर्धारित किया गया है, फिरोजाबाद 2 नंबर, बुलंदशहर के लिए लगभग 9 नंबर है, अलीगढ़ के लिए 6 नंबर है, गाजियाबाद के लिए 10, और गौतम बुद्ध नगर के लिए मैंने पहले से लिखा है 11, बागपत के लिए 13 है, और 75 जिले, सब जिलों को ये अंक अलग अलग दिया गया है। तो आप ध्यान रखिए, अब जिले 75 हैं तो इसका मतलब नंबर भी 75 होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। टोटल आपको 1 नंबर से लेकर 90 नंबर तक मिलेंगे, क्योंकि बीच बीच में कुछ नंबर मिसिंग हैं। तो जिलों को जो नंबर अलॉट किए गए हैं वो सभी जिलों के लिए अलग अलग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि आप इन जिलों में से किसी में रहते हैं तो वही नंबर, अदरवाइज इनके अलावा जो अगर आप किसी अन्य जिले में रहते हैं तो अपने जिले का जो UPMSP का कोड है वो जरूर याद रखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो सारी की सारी लिस्ट शेयर जरूर करूँगा, जिले का नाम और उसके कोड, आप देखिएगा जरूर, वो बड़ी इंफॉर्मेशन वाली भी जानकारी है। तो ये जो जिलों के कोड है ये आप याद रखिए। तो मैंने जिले का कोड और उसका नाम हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। वैसे तो ये प्रिंटेड फॉर्मेट में आएगा पहले से ही, परंतु यदि नहीं है प्रिंट तो आप उसको इस तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट है बेटा केंद्र का कोड। केंद्र का कोड, केंद्र क्या है? केंद्र वो है जहां आप अपनी परीक्षा देने के लिए गए हैं, है ना। एक विद्यालय तो वो है जहां आपने पूरे वर्ष अपनी पढ़ाई की है, और बोर्ड का पेपर देने के लिए आपके एडमिट कार्ड पर
एक अन्य विद्यालय का नाम रहता है जिसे हम परीक्षा का केंद्र कहते हैं, जहां छात्र अपनी परीक्षा देने के लिए जाता है। और ये जो परीक्षा केंद्र होगा विद्यालय से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की जो परिधि है वहाँ जाएगा। परीक्षा का सेंटर सदैव अपने ही जिले में जाता है। जिस जिले में आप लोग पढ़ रहे हैं उस जिले में ही उस परीक्षा का केंद्र जाएगा। खैर, वो कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, अपवाद स्वरूप किसी का सेंटर जहाँ से उस बच्चे ने फॉर्म भरा होगा वो जा सकता है। तो जो केंद्र का कोड है, वो केंद्र का कोड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जहां आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का कोड पता होना चाहिए। उस स्कूल का कोड पता होगा, उस परीक्षा केंद्र का कोड पता होगा, तो वो आपको अपनी OMR शीट में भरना होगा। ठीक है। सो मैंने यहाँ एक उदाहरण के तौर पर एक कोड लिखा है 14005। ठीक है। तो ये केंद्र का कोड आपको कैसे पता लगेगा? या तो विद्यालय जहां आप पढ़ रहे हैं, जब आप वहां से एडमिट कार्ड प्राप्त करें तो अपने परीक्षा केंद्र का कोड पता कर लें। और अगर नहीं भी पता करते हैं तो बहुत आसान है कि जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, जो प्रवेश पत्र आपको मिलेगा, उस प्रवेश पत्र पर 2 विद्यालयों के नाम लिखे रहते हैं। पहला तो विद्यालय का नाम जहां आपने पढ़ाई की है, ठीक है, या जहां से आपने फॉर्म भरा है उस विद्यालय का नाम लिखा रहेगा। और उसी के नीचे परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, और उसके आगे आपके परीक्षा केंद्र का नाम होगा। और उस नाम से सही पहले ये कोड लिखा होगा। परीक्षा केंद्र का जहां नाम लिखा होगा उस नाम से ठीक पहले ये लगभग 6 अंकों का, 5 या 6 अंकों का जो है परीक्षा केंद्र का कोड लिखा होगा। वो वहां से देखेंगे और अपनी OMR शीट में उसको भर देंगे। बहुत आसान है। आगे चलते हैं। अनुक्रमांक है बेटा। अनुक्रमांक आपका परीक्षा जब आप लोग देने के लिए जाएंगे, सेंटर पर पहुंचेंगे, तो वहां सेंटर पर आपको आंसर शीट मिलेगी। उस आंसर शीट के अंदर आप अपना परीक्षा का जो रोल नंबर है, जो अनुक्रमांक है, वो उसके अंदर लिखेंगे। दरअसल ये जो अनुक्रमांक है कक्षा 10 की परीक्षा में यही आपकी पहचान है। लगभग 40-50 लाख बच्चे हर वर्ष परीक्षा देने के लिए जाते हैं। कक्षा 10 की जो परीक्षा है वो पूरे प्रदेश में से, चूँकि भारत का सबसे बड़ा बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड है और इस उत्तर प्रदेश बोर्ड में लाखों की संख्या में छात्र परीक्षा देने के लिए जाते हैं। और उन लाखों की संख्या में आप यदि अपनी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो आपकी पहचान आपके नाम से नहीं होगी। आपका नाम राहुल है, आपका नाम अमित है, आपका नाम संदीप है, आपका नाम प्रिया है, अनीता है, कुछ भी नाम है, आपकी पहचान उन लाखों बच्चों में आपके नाम से नहीं होगी। आपकी पहचान आपके अनुक्रमांक से होगी, आपके रोल नंबर से होगी। ठीक है। इस OMR शीट में भी आपको अपना नाम कहीं नहीं लिखना है, ऐसा कोई ऑप्शन उसमें नहीं दिया होता। जो आंसर शीट होती है जिस पर हम प्रश्न उत्तर लिखते हैं उस पर भी कहीं पर आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया होता। मात्र आपको क्या लिखना है, उसमें अपना अनुक्रमांक लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है। यही आपकी पहचान है। और ये पहचान कब तक बनी रहती है? हमेशा के लिए बनी रहती है ना। जब आप पास होंगे, अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो भी अनुक्रमांक से। बाद में अगर आप बोर्ड से कुछ काम कराते हैं अपना कि भाई मैंने 2025 में 10वीं की परीक्षा दी थी और ये मेरे कागज हैं और मेरी, तो वो आपसे क्या पूछेगा कि अपना रोल नंबर बताइए 2025 का। तो आपको रोल नंबर ही आपकी पहचान है। ये जो आपका अनुक्रमांक है लगभग 10 या 11 अंकों का होता है। यहाँ तो मैंने 10 अंकों का लिखा। 2023 में ये 10 अंकों का नंबर निर्धारित किया गया था। बोर्ड जो है सुविधा के अनुसार, छात्रों की सुविधा के अनुसार और रिकॉर्ड की सुविधा के अनुसार इस संख्या को कभी 10 अंकों का, कभी 11 अंकों का, इस नंबर को घटाता बढ़ाता रहता है, जिससे रिकॉर्ड बिल्कुल मेंटेन रहे। तो ये आपको अपना जो अनुक्रमांक है ये उस OMR शीट में 2 तरह से, अगर ऑप्शन दिया हुआ है, वैसे आंसर शीट जो होती है उसमें तो 2 तरह से भरना होता है। पहला कि एक तो आपको अंकों में भरना है, अंकों में ऐसे ही भरेंगे, और एक आपको शब्दों में भरना है, शब्दों में। तो वो अनुक्रमांक कैसे भरा जाता है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अंकों में और शब्दों में दोनों में ही अपना रोल नंबर भरना होता है। उसके बाद आ गया बेटा विषय का कोड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विषय का कोड ऑब्लिक उसका नाम, कि किस विषय की आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। जैसे आपका आज हिंदी का पेपर है, तो आप हिंदी का पेपर देने के लिए गए, तो पहले आपने हिंदी का कोड लिखा और फिर हिंदी जो सब्जेक्ट है वो लिखा। ये कोड कैसे हैं? ये कोड आप लोगों को प्रॉपर याद कर लेने हैं, और याद करने की भी आपको इतनी आवश्यकता नहीं है दरअसल, कि क्योंकि जो आपका प्रवेश पत्र है, प्रवेश पत्र पर आपका नाम, पापा मम्मी का नाम, जन्म तिथि, और बिल्कुल उसके नीचे ही एक छोटी सी डेट शीट एक बॉक्स के अंदर रहती है। उसमें सभी सब्जेक्ट, कौन सी डेट में कौन से सब्जेक्ट का पेपर होना है, और उस सब्जेक्ट से पहले उसका कोड भी लिखा होता है। परंतु फिर भी आपके विद्यालय के अध्यापक आपको कोड के विषय में जानकारी दे सकते हैं। आप यदि उनसे पूछेंगे तो आपको जानकारी निश्चित रूप से मिलेगी। फिर भी मैं आपको कोड के बारे में जानकारी बता देता हूं बेटा, कि जो 101 नंबर है कोड, वो किसका है? 901 किसका है? हिंदी का है। फिर दूसरा आता है 917। 917 किसका है? 917 है इंग्लिश का। 928 है मैथ्स, गणित सब्जेक्ट का कोड नंबर है। 930 जो है बेटा वो है होम साइंस का, है ना। 931 जो है वो साइंस सब्जेक्ट का कोड नंबर है। 932 जो कोड नंबर है वो एसएसटी का कोड है। और 936 ड्राइंग विषय या कला विषय का जो है कोड नंबर है। मैं इसके सामने से हट जाता हूँ एक बार, आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए इसको, है ना। 901 हिंदी, 917 इंग्लिश, 928 मैथ, 930 होम साइंस गृह विज्ञान। कुछ लड़कियाँ जो 930 नंबर है कोड उसको सेलेक्ट कर लेती हैं। 931 जो है वो साइंस है, 932 एसएसटी है, और 936 आपका ड्राइंग है। तो ये टोटल तो वैसे 7 विषय लिखे हुए हैं, परंतु अगर कोई छात्र मैथ या होम साइंस इनमें से कोई एक विषय सेलेक्ट करता है तो कुल आपको 6 विषयों की पढ़ाई करनी होती है। तो ये कोड नंबर हमें याद रखने हैं, कि विषय का कोड क्या है हमारा वो जरूर लिखना है, और हिंदी जो उस विषय का नाम है वो लिखना है। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ एक बार, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी दी जा रही है वो आपको समझ में आ रही होगी, आपके काम की जानकारी है, इसलिए आपको ये समझनी भी आवश्यक है। उसके बाद आता है बेटा सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 टॉपिक हैं ये नीचे वाले। इम्पोर्टेंट तो दरअसल ये सारी ही चीज़ें हैं, और मैं आपको याद दिला दूं कि OMR शीट को भरते हुए आपको कोई भी गलती नहीं करनी है ना। अगर आपने OMR शीट को भरते हुए एक हल्की सी भी गलती कर दी है तो कंप्यूटर उस OMR शीट को चेक नहीं करेगा, आपकी OMR शीट चेक नहीं होगी और बड़ी दिक्कतें आएंगी। थोड़ा सा सावधान रहना है उस संबंध में। उसके बाद आता है प्रश्न पत्र संख्या। प्रश्न पत्र संख्या जो यहाँ पर लिखी हुई है 801 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है AB। ये AB क्या है बेटा? ये AB है प्रश्न पत्र की मार्का या प्रश्न पत्र की सीरीज है। प्रश्न पत्र की मार्का और प्रश्न पत्र की सीरीज है। चूंकि 75 जिलों में प्रदेश सरकार या जो शिक्षा विभाग है जब पेपर इशू करता है तो हर जिले में पेपर जो है अलग अलग आता है। हर जिले में पेपर अलग अलग आता है। चूंकि जब पेपर बनाए जाते हैं तो पेपर, जैसे हिंदी का पेपर बना है तो हिंदी का पेपर पूरे प्रदेश के लिए एक नहीं बनेगा, उसकी ना बहुत सारे नंबर ऑफ पेपर्स बनाए जाते हैं। जैसे मान के चलें कि 20 पेपर बनाए हिंदी के, अब उन 20 पेपर को अलग अलग जिलों में भेजा जाता है। जैसे एक पेपर गाजियाबाद में भेजा, एक पेपर गौतम बुद्ध नगर में भेजा, एक अलीगढ़ में भेजा, एक फर्रुखाबाद में भेजा, एक फिरोजाबाद में भेजा, एक बलिया जिले में भेज दिया। तो अलग अलग जिलों में इन पेपर की सीरीज को भेजा जाता है। तो सीरीज याद रखनी है कि अपने जनपद में, अपने जिले में कौन से पेपर की कौन सी सीरीज आई है। तो ये तो मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है AB, तो ये प्रश्न पत्र की संख्या है 801, और ये जो AB है, ये AB क्या है? प्रश्न पत्र का मार्का या प्रश्न पत्र की सीरीज है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। ये जो प्रश्न पत्र की जो संख्या है ये आपको कहाँ से पता लगेगी, है ना? जब कक्षा 10 का पेपर आप लोग देने के लिए जाएंगे तो आपके हाथ में एक सफेद रंग का पेपर आएगा।
थोड़ा ध्यान दीजिए, कक्षा 10 के बच्चों को सफ़ेद रंग के पेपर पर सफ़ेद रंग के कागज़ पर पेपर प्रिंट होकर मिलता है, जबकि कक्षा 12 के छात्रों को पीले रंग के कागज़ पर पेपर प्रिंट होकर मिलता है। तो यहाँ सफ़ेद रंग का जो पेपर है, उस पेपर के पहले ही पेज पर सबसे ऊपर की ओर ये प्रश्न पत्र की संख्या लिखी रहती है। तो जो संख्या वहाँ पर है, वो संख्या ही आपको अपनी OMR शीट में भरनी है। ध्यान दीजिए, यही संख्या आपको अपनी OMR शीट में भरनी है और यही संख्या आपको अपने जो आंसर शीट है, जिसमें आप आंसर लिख कर देते हैं, उसमें भी भरनी है। और ये सीरीज बेटा उसी तरीके से कि हमारे प्रश्न पत्र जो मार्का है, जो सीरीज है, वो कितनी है हमारी AB है। इसको कैसे भरते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको भरने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि इसमें 2 बॉक्स बने रहेंगे, है ना, और इस बॉक्स में कुछ इस तरीके से सर्कल होगा। इस बॉक्स में कुछ इस तरीके से सर्कल होगा और यहाँ छोटे छोटे बॉक्स भी ऊपर 2 बने रहेंगे। तो जैसे यहाँ A और B है, तो पहले वाले में लिखेंगे हम A और दूसरे वाले में लिखेंगे B लिखेंगे, ये खुद हमें लिखना है। और इस नीचे वाले बॉक्स में यहाँ पर ABCD लिखी रहेगी, तो ABCD अपने ऑर्डर में नहीं आएगी, वो कहीं पर A लिखा होगा, कहीं पर C लिखा होगा, कहीं पर D लिखा होगा। तो इस वाले बॉक्स में जहाँ पर A है, उस A को हम लोग इस तरीके से डार्क कर देंगे, और इसमें जहाँ पर B होगा, उस B वाले को क्या कर देंगे, उस B वाले को इस तरह से डार्क कर देंगे। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ये बहुत ही आवश्यक है। तो प्रश्न पत्र की मार्का और प्रश्न पत्र के सीरीज को भरने का जो तरीका है वो यही वाला है। और ये ध्यान रखिएगा कि मैंने तो यहाँ मार्कर से इसको फिल कर दिया है। इसको फिल करने का तरीका भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको अभी बता दिया जाए, परंतु आप जब OMR शीट को भरेंगे तो काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करेंगे। काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करेंगे। आप जेल पेन का उपयोग नहीं करेंगे, आप कच्ची पेंसिल का उपयोग नहीं करेंगे, केवल ब्लैक या ब्लू, काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपके पास पेन होने चाहिए प्रॉपर, खराब नहीं होने चाहिए पेपर में। एक संख्या ज़्यादा हो पेन की, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है कि आपके पेपर में लगभग 20 प्रश्न, 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी के दिए होंगे सभी पेपर में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, सब में। हर पेपर में आपको MCQ की जो संख्या है वो कितनी मिलने वाली है, वो 20 मिलने वाली है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 20 मिलने वाली है। तो जैसे यहाँ प्रश्न लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से प्रश्नों की संख्या लिखी होगी और इस प्रश्नों के सामने छोटे छोटे सर्कल इस तरीके से बने हुए होंगे। आप ध्यान देंगे, है ना। हमें आंसर कैसे देना है, अभी तक तो हमने केवल उसकी OMR की एंट्री ही भरी है बेटा, अभी तक तो OMR की एंट्री ही भरी है। तो OMR में आंसर कैसे देंगे, तो कुछ इस तरीके से, और इनके अंदर ऑप्शन के वो लिखे रहेंगे, सिंबल लिखे रहेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। तो हमें तो क्या करना है, सही वाले का चुनाव करना है। तो देखिएगा, आप चाहे खुद भी देख लीजिए एक बार, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यदि विज्ञान का पेपर आप देने के लिए जा रहे हैं और विज्ञान के पेपर में एक क्वेश्चन आया कि निम्न में से कौन सी धातु है। निम्न, निम्न मतलब कि नीचे की तरफ, फॉलोइंग आर द ऑप्शन एंड सेलेक्ट द मेटल। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपसे पूछा गया है कि इनमें से ये बताओ कि धातु कौन सी है, मेटल कौन सी है ना। तो मेटल का कुछ जैसे एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, जैसे एक तो ऑक्सीजन लिखी हुई है, एक नाइट्रोजन लिखी हुई है, एक सोडियम लिखा हुआ है, एक क्लोरीन लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से ऑप्शन लिखे हुए हैं, है ना। ये सपोज करो A नंबर पर है, ये B नंबर पर है, ये C नंबर पर है, ये D नंबर पर है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जो बच्चे साइंस बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, जिन जिन विद्यालयों में जिन जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल की सीरीज में आते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो इसलिए वो नॉन मेटल है। जबकि हमारा जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज लाते हैं या जो
इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो मेटल कहलाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, सी ऑप्शन सही है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पहले का इस सी वाले ऑप्शन को हम कुछ इस तरीके से, सी वाले ऑप्शन को कुछ हम इस तरीके से क्या कर देंगे बेटा, डार्क कर देंगे। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है कि कोई दूसरा ऑप्शन है तो ऐसे नहीं करना है कि कोई बॉक्स जो है आपने आधा भर देना है, आधा नहीं भरना है, पूरा डार्क करना है। पूरा जो सर्कल है वो पूरा डार्क करना है। ऐसा भी आपको नहीं करना है कि किसी भी ऑप्शन को आप इस तरीके से कुछ उस पर सिंबल लगा दे, क्रॉस लगा दे, ऐसे भी नहीं करना है। कंप्यूटर इस तरह के प्रश्नों को चेक नहीं कर पाता है ना, उस क्वेश्चन को छोड़ देता है। तो अगर आपको इस किसी भी प्रश्न का, किसी भी बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर OMR शीट में देना है तो OMR शीट में देने के लिए आपको उस सर्कल को पूरी तरीके से क्या करना होगा, डार्क करना होगा। इस तरीके से डार्क कर देंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, जैसे आपने गलती से इस सी वाले को क्या कर दिया, डार्क कर दिया। आपको पहले आपने अंदाजा लगाया, या तो आपने पढ़ा हुआ होगा, या आपको लगा यार ये सी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो सकता है, और आपने जल्दी में वो क्या कर दिया, वो सी वाले को सर्कल कर दिया। अचानक से आपको याद आया कि ये वाला ऑप्शन तो यार गलत हो गया, है ना। तो अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं डी वाले को कर देता हूं, डी वाला सही है। तो एक ही प्रश्न के आगे आपने कितने सर्कल को डार्क कर दिया, आपने 2 सर्कल को डार्क कर दिया भाई, 2 सर्कल। तो ये जो प्रश्न है ये गलत माना जाएगा, इस प्रश्न को कंप्यूटर चेक नहीं करेगा, है ना। आपको अपनी OMR शीट में फ्लूइड का उपयोग नहीं करना है कि भाई ये वाला गलत हो गया, इस पर फ्लूइड लगा देते हैं और फिर दूसरा वाला निशान लगाते हैं। फ्लूइड का उपयोग नहीं करना है ना। जब हम लोग उसको सर्कल करें तो पेन हमारा अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा गड़ा कर नहीं चलाना है, ज़्यादा तेज नहीं चलाना है, क्योंकि OMR शीट एक पेपर की बनी होती है, हार्ड पेपर की, वो फट सकती है। और अगर OMR शीट हमारी फट जाती है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है ना। चेक नहीं होगी, नंबर कम आएंगे, दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो ये हमारा OMR शीट को भरने का जो है वो तरीका है। कुछ और बताते हैं, आपको कोशिश करनी है कि जब OMR शीट पर आप ऑप्शन भरें तो सर्कल को बहुत अच्छे से डार्क करेंगे। कोशिश करें कि जहां वो सर्कल है उसी क्षेत्र को, उसी एरिया को डार्क किया जाए। वो जो हम लोग डार्क कर रहे हैं वो ज़्यादा बाहर ना निकले, ठीक है। उसके बाद परीक्षा जो हमारी OMR शीट है उस पर बेटा सिग्नेचर वाली जो बात है, परीक्षा में जो छात्र जो परीक्षा दे रहा है ना, तो यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर के लिए एक बॉक्स बना होगा। इस बॉक्स के अंदर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। जैसे किसी का नाम अमित है तो आप लोग उसके अंदर इस तरीके से अमित सिग्नेचर कर देंगे। किसी का नाम अमित शर्मा है तो वो उस बॉक्स के अंदर ही अपने सिग्नेचर करें। सिग्नेचर करते वक्त ये ध्यान देना है कि आपका नाम या आपके जो हस्ताक्षर है, आपके जो सिग्नेचर हैं, इस बॉक्स से बाहर नहीं निकलने चाहिए। याद होगा आपको कि जब आपने अपने बोर्ड के परीक्षा के फॉर्म भरे जाते हैं विद्यालय में, तो विद्यालय के द्वारा एक कंप्यूटर से निकली हुई, प्रिंटर से निकली हुई एक लिस्ट सभी बच्चों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है कि सभी बच्चे अपना नाम वगैरह चेक कर लें, और नाम चेक कर जब बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं तो आगे उसके सिग्नेचर कर दीजिए। तो वैसे ही सिग्नेचर जब हमने बोर्ड की परीक्षा में, बोर्ड के फॉर्म पर किए थे, वैसे ही सिग्नेचर हमें यहाँ करने हैं, ठीक है। स्कूल से जब आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, जब आपको प्रवेश पत्र मिलेगा, तो उस प्रवेश पत्र पर भी सिग्नेचर होते हैं, तो वहां पर भी लगभग वैसे ही सिग्नेचर होने हैं, ठीक है। जब आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए होंगे तो परीक्षा हॉल में जो कक्ष निरीक्षक होते हैं, जो वहां पर 2 टीचर ड्यूटी देते रहते हैं, उन दोनों टीचर्स, वो दोनों टीचर्स भी एक बड़ी सी लिस्ट लेके आते हैं। उस लिस्ट में आपका फोटो होगा, पूरी डिटेल होगी, और वो प्रत्येक पेपर में आपसे वहां पर सिग्नेचर कराएंगे, ठीक है। 2-3 जगह सिग्नेचर कराए जाते हैं आप लोगों से, जिससे ये पुख्ता हो जाए कि आपकी उपस्थिति वहाँ है, आपने परीक्षा दी है। भविष्य में अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है रिकॉर्ड में, तो ये सबूत के तौर पर कि हाँ बच्चे ने परीक्षा दी है और बच्चे ने ही ये सिग्नेचर किए हैं। तो अपने सिग्नेचर बहुत सोच समझ कर करने हैं। ऐसा ना हो कि टीचर सिग्नेचर कराना भूल जाए और आप ना करें तो आप अनुपस्थित माने जाएंगे। वैसे जो अध्यापक ड्यूटी देते हैं वो बहुत पूरी सजगता के साथ
पूरी अच्छे तरीके के साथ वो आपके रूम में ड्यूटी देते हैं। 3 घंटे खड़े रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, आपकी सारी ज़रूरतों को, आपके सिग्नेचर, आपके रिकॉर्ड को पूरा करते हैं। बोर्ड जो है उनकी व्यवस्था करता है, और बोर्ड के द्वारा इस तरह की व्यवस्था केवल इसलिए कराई जाती है कि परीक्षा को बहुत ही अच्छी तरह से ख़त्म किया जाए, और जिससे परीक्षार्थियों का जो रिज़ल्ट है, जो परीक्षा फल है, वो बहुत अच्छा से निकले, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर और उसके बाद उसी के आसपास कहीं पर एक सिग्नेचर करने के लिए और बोला जाता है। जो कक्ष निरीक्षक जो रूम के अंदर ड्यूटी देते हैं, उनमें से कोई एक अध्यापक अपने सिग्नेचर यहाँ पर कर देता है। ठीक है, सिग्नेचर वो कब करेगा? कक्ष निरीक्षक जो रूम में ड्यूटी दे रहे हैं, वो उसमें सिग्नेचर कब करते हैं? जब वो आपकी OMR शीट को अच्छे से देख लेंगे कि कोई गलती तो नहीं है, आपने जो आंसर शीट है उसमें अपना रोल नंबर भरा है कि नहीं भरा है, वो सारी चीज़ें जब वो अपनी तरफ से देख लेंगे, उसके बाद वो सिग्नेचर करते हैं। और होना भी चाहिए, टीचर्स वहाँ इसीलिए ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये OMR शीट से जुड़े हुए जो जानकारी है, मैंने बहुत बेसिक जानकारी आप लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत की है। और सरकार इन सब चीज़ों की व्यवस्था समय समय पर इसलिए करती है जिससे बच्चों को सुविधाएं हो सके, उनकी परीक्षा की जो कॉपीज़ हैं वो अच्छे से चेक हो सके। तो सरकार के द्वारा दी गई जो व्यवस्था है उसको समझाने की जिम्मेदारी हम सब अध्यापकों की है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप सब लोग जो छात्र हैं, जो परीक्षा देने के लिए जाएंगे, आपको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, आप लोगों तक ये सारी जानकारी समय रहते पहुंचा दी जाए। अब थोड़ी सी जानकारी मैं विद्यालय के लिए भी बोल देता हूं कि अधिकांश विद्यालय अपने छात्रों को इन सब चीज़ों की जानकारी समय समय पर देते रहते हैं। यदि किसी छात्र को ऐसा लगता है कि उसे बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ समस्या है, तो वो अपने विद्यालय के किसी भी छात्र से बात कर सकता है। अगर विद्यालय का छात्र उसको वे बात या ये जानकारी नहीं दे पाता, तो सीधा वो अपने कक्षा अध्यापक से बात कर सकता है। कक्षा अध्यापक नहीं बताएगा तो किसी सब्जेक्ट का टीचर बताएगा ज़रूर। अदरवाइज़ प्रधानाचार्य की भी जिम्मेदारी है जो ये इस तरह की जानकारी बच्चों को समय समय पर वो देते रहें। वैसे तो ट्यूशन पढ़ाता है कोई अध्यापक, विद्यालय में पढ़ाता है कोई अध्यापक, ये सभी के सभी टीचर जो हैं पूरे समय छात्रों के हित में ही काम करते रहते हैं, अपना समय देते हैं। सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए टीचर्स के ऊपर जो काम सौंपा जाता है, वो काम समय समय पर सभी अध्यापक करते रहते हैं। तो अभी बात तो करने के लिए बहुत सारी है, क्योंकि ये परीक्षा का जो समय है, इस परीक्षा के समय को हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के सर पर किसी तरह का डर ना रहने दें। ठीक है, तो और भी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां लेकर मैं कल फिर से उपस्थित होऊंगा, और कल कोशिश करूंगा कि बोर्ड परीक्षा से जुड़े हुए जो ये नंबर्स हैं, कुछ चीज़ें रह गई थी, और एक मैंने बताया था आपको आज कि अनुक्रमांक कैसे भरा जाता है, तो ये वीडियो मैं आप सब लोगों के समक्ष कल शेयर करूंगा। बाकी इससे जुड़ा हुआ या इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई समस्या, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताएं कि ये दिक्कत है, इस विषय में और जानकारी हमें चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से एक वीडियो बनाकर आप सब लोगों के साथ साझा करूंगा। और अंत में बेटा, मेरे द्वारा जो ये किया गया प्रयास है वो इस आशा में किया जाता है कि आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी यूट्यूबर्स इस बारे में बात करते हैं, परंतु आप लोगों का समर्थन हम लोगों तक कैसे पहुंचेगा? उस चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सहपाठी हैं, अपने जो मित्र हैं, जो आपके साथ परीक्षा दे रहे हैं, उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।